नमस्कार साथियों, आज फिर एक बहुत मौजूद सवाल लेकर के फिर आपके सामने आए हैं। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, और अगर किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उस विषय के बारे में लिखिए, ताकि हम संबंधित दस्तावेज जमा करके उसका अध्ययन कर आपके सामने तथ्यात्मक विषय हम रख पाएँ। आज मूल विषय है राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र। इसका प्रारंभ हम एक कहानी के साथ करना चाहते हैं। एक कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आते हैं और आते के साथ एक छात्र का नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया कि मैं फलाना हूँ। तो उसने कहा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं तुमको दोबारा इस कॉलेज में नहीं देखना, इस स्कूल में, इस हमारे क्लास में नहीं देखना चाहता हूँ। तुम अभी तुरंत यहाँ से उठकर बाहर चले जाओ। उस बच्चे के साथ साथ पूरा क्लास सन्न रह गया कि आखिर नए प्रोफेसर हैं, हम में से किसी को नहीं जानते हैं। उन्होंने अचानक कहा कि नाम पूछा और बोला कि तुम मेरे क्लास से बाहर चले जाओ और हम तुमको आइंदा अपने क्लास में नहीं देखना चाहते। कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। उस बच्चे ने पूछा कि सर मैं समझा नहीं। तो उसने कहा कि मैं अपने बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ही यह बात मास्टर साहब बोले, प्रोफेसर साहब बोले, वह बच्चा क्लास से उठ करके चला गया। सब लोग एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते रहे और वह बच्चा भी क्लास से बाहर चला गया। संयोग से जो प्रोफेसर साहब आए हुए थे वह नागरिक शास्त्र पर क्लास लेने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने बात आगे बढ़ाया और बात आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने जो एक्शन लिया उसमें कोई आपको आश्चर्य दिखा। तो सबने कहा कि हाँ सर, ये तो हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि आप जिसको जानते नहीं थे उसको आपने निकाल क्यों दिया स्कूल से। तो बोले कि जब तुमको इस पर आपत्ति थी तो तुम उस वक्त आपत्ति दर्ज क्यों नहीं किए। और यही समस्या हमारा है कि हमें जब आपत्ति दर्ज करना होता है तब हम आपत्ति दर्ज नहीं करते, और जिसका परिणाम क्या होता है कि हमें धीरे धीरे दबाया जाता है और हम एक दबे कुचले नागरिक के रूप में खड़ा होते हैं, जिसका अपना कोई वॉइस नहीं होता है, अपनी कोई सोच नहीं होती है, अपना कोई सपना नहीं होता है। वह मरा हुआ नागरिक होता है। दरअसल मैं इस उदाहरण से आप सबको यही मैसेज देना चाहता था कि हमारे संविधान के रक्षक कोई और नहीं है। हमारे संविधान का रक्षक हम स्वयं हैं और उसका सिपाही हम हर वक्त हैं। अगर कहीं भी कोई चीज़ ऐसा हो रहा है जो नियम, कानून, संविधान के दायरे से बाहर हो रहा है तो हम सबको उसी क्षण इसका प्रतिरोध करना चाहिए। अभी चुनावी मौसम है और जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ पर आपाधापी मचा हुआ है। किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, कौन किस पार्टी में कब तक है, बताने की ज़रूरत नहीं। अगर टिकट निश्चित है तो वह उस पार्टी में हैं, टिकट कट गया तो वह उस पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, और दूसरे पार्टी में कोई है जो उनका इंतज़ार कर रहा है, टिकट लेकर के खड़ा है। यहाँ पर आप जब चुनावी सभा में जाते होंगे या पार्टी का जब कोई सम्मेलन होता होगा
तो वहाँ पर कार्यकर्ता को कहता है कि आप पूज्य हैं, जो हैं आप हैं, लेकिन टिकट हम आपको नहीं देंगे। टिकट हम उसको देंगे जिसको हम चाहेंगे। अभी कुछ उदाहरण हमारे आपके सामने हैं कि कितने विरोधी व्यक्ति को हमारे दलों ने टिकट दिया है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वह मोदी जी के धूल विरोधी माने जाते थे, आज मोदी जी के परम प्रिय हैं। एक समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्राइवर रहे, जिन्होंने भाजपा के टिकट पर सिंधिया को हराया। आज वह राजनीतिक भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, उसका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, क्योंकि बीजेपी अब उसको टिकट नहीं देगी। अब उसका स्वागत कांग्रेस कर रहा है। अब आप सोचिए कि जो कार्यकर्ता जिंदगी भर आपका विचारधारा का झोली ढोता है, आपके लिए दरी बिछाता है, माइक लगाता है, मंच सजाता है, आपको माले पहनाता है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो आप उस व्यक्ति को देते हैं जिसका इस विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। असम के मुख्यमंत्री को देखिए, हिमंत बिस्व शर्मा, वह कांग्रेस के थे, मोदी उसको जेल भेजना चाहते थे, आज वो मुख्यमंत्री है। अजीत पवार, जिसको भाजपा जेल में चक्की पिसवाना चाहती थी, आज उसका कुर्सी भाजपा के लोग सजा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सजा रहे हैं। तो इतना वैचारिक विरोधाभास को हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? क्या ये दबे कुचले राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं? अभी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा के रूप में सामने आया है अलायंस की राजनीति, गठबंधन की राजनीति। और गठबंधन की राजनीति किसको किसको खा गया, आप उसका अनुमान नहीं कर सकते। आज अगर हम अपने कटिहार में देखें तो सब नागरिक के मन में यह सवाल है कि इस बार इंडिया अलायंस का कौन उम्मीदवार होगा, दुलाल चंद गोस्वामी या पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर साहब। एनडीए का कौन होगा, किसका उम्मीदवार होगा, कौन यहां लड़ेगा, कौन दल लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कोई नहीं जानता है। आज शकील साहब का भविष्य अंधकार में है कि यहां पर जदयू लड़ेगा, आरजेडी लड़ेगा या कांग्रेस लड़ेगा। बड़े बड़े नेता भी सुरक्षित नहीं हैं और सबका एकमात्र वजह है पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आप देख रहे होंगे कि छोटा छोटा एनजीओ, जिसका देश में कोई बहुत बड़ा भूमिका नहीं है, लेकिन उसके आंतरिक विवाद पर कई केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव सही हुआ गलत हुआ, इसकी जांच भारत के संविधान के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या कभी किसी कार्यकर्ता को अपने पार्टी के खिलाफ कोर्ट जाते हुए देखा है कि हम यहाँ विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे, कश्मीर की जनता जो भाजपा से जुड़ी हुई थी वह महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उसको आतंकवादी बोलते थे, लेकिन भाजपा उसके साथ सरकार बना ली। अब सोचिए कि उस कार्यकर्ता को क्या लगता होगा, आज फिर भाजपा के साथ नहीं है तो वह फिर आतंकवादी है, वह जिसके साथ है वह आतंकवादी हो गया। इतना विरोधाभास के साथ हमारा राजनीतिक
या हमारा लोकतंत्र कैसे सुरक्षित है, तो हमको लगता है कि यक्ष सवाल यह हम सब के सामने है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर पूर्णिया के एक सांसद थे पप्पू सिंह, उदय सिंह, क्या हुआ? उनका टिकट कट गया, वह दूसरे दल में चले गए, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। अब फिर वहां संभावना बनी है कि भाजपा लड़ेगी, तो वो फिर भाजपा में चले गए। ऐसे जो भूमिपुत्र हैं, जो ताउम्र पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए लड़ते हैं, वह यह सवाल कहाँ पूछ पा रहे हैं, वह कहाँ कोर्ट जा पा रहे हैं कि हम जिस विचारधारा के लिए जीवन कुर्बान कर दिए, आस पड़ोस के लोगों से झगड़ लिए, दुश्मन बना लिए, और आजकल जब हम अपने पार्टी कार्यालय में जाते हैं, अपने बड़े नेता के यहाँ जाते हैं, तो पता चलता है कि वह उनको टिकट मिल गया है और हमको फिर से उन्हीं का जय जयकारा करना है, जिसको हम ताउम्र गाली देते रहे हैं। आज वो आएंगे तो उनको हमको माला पहनाना है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता को एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। गठबंधन भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है और न ही किसी राजनीतिक दल के संविधान का हिस्सा है। आप जो आक्रोश में आकर किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने सदस्यता के आधार पर आप अपनी दावेदारी चुनाव चिन्ह पर नॉमिनेशन कर आप अपने पार्टी का, जिसका सेवा आप इतने लंबे समय से किए हैं, नॉमिनेशन कर उस पर दावा कीजिए। अगर स्थानीय चुनाव आयोग उस नॉमिनेशन को इस आधार पर रद्द करती है कि आपका पार्टी का अधिकृत व्यक्ति का इस पर हस्ताक्षर नहीं है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ कहिए कि वहाँ पर हमने अपने इस विचारधारा के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, हम अपना परिवार, अपना धन संपत्ति, अपना चैन सब इस पर कुर्बान किया है, और वहाँ से हमारा कोई भी पार्टी उम्मीदवार नहीं है, हमारे स्थानीय लोगों की इसमें कोई मंतव्य नहीं लिया गया है। ऐसे में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हमारा स्वाभाविक दावा है। देखते हैं आगे हाई कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सवाल सीधा है, जब एनजीओ का चुनाव नहीं होता है तो उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। अगर चुनाव में कुछ गलत होता है तो उस पर केस दर्ज होता है, मामला दर्ज होता है, उस पर सुनवाई होती है, कोर्ट फैसला देता है। लेकिन हमारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने विरोधाभास के बीच आप लोकतंत्र को बचा लीजिएगा, इस भ्रम में मत रहिए। लोकतंत्र सतत प्रयत्न का एक नाम है। अगर आप आज जहां हैं, जैसे हैं, अगर वहीं पर आप लोकतंत्र के सिपाही के रूप में खड़ा नहीं होते हैं, गलत का प्रतिरोध नहीं करते हैं, तो आप जिस युग में जी रहे हैं वह कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र नहीं हो सकता है। आप जिस उत्साह और जिस गर्व के साथ बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, दलित की बेटी मुख्यमंत्री हो जाती है, चरवाहा मुख्यमंत्री हो जाता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाता है, और वही व्यक्ति जब उस पद पर आता है तो अपने कार्यकर्ता को समझाता है कि तुम लोगों को समझाओ कि फलाने जी हैं तो मुमकिन है, वो नहीं है तो कोई नहीं है। क्या 140 करोड़ के देश में किसी फलाने जी के भरोसे देश को छोड़ देना लोकतंत्र है? अगर यह आपको लोकतंत्र लगता है तो आप आभासी लोकतंत्र में हैं। जीवंत लोकतंत्र पर हमारे जननायक लोक जयप्रकाश नारायण कहते थे कि वह मुर्दा कौम होती है जो 5 साल तक चुनाव का इंतजार करती है, जिंदा कौम सड़कों पर होती है, और वह
अपने मांगों के लिए संघर्ष करती है। हमें सोचना है, विचार करना है, क्या हम जिंदा कौम हैं, क्या हम लोकतंत्र के उत्तराधिकारी हैं जिसके लिए हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े क्रांतिकारी शहीद हो गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। क्या हम उनके संघर्ष के उत्तराधिकारी हैं? यह हम सबको सोचना है। और अगर हमारा गठबंधन हमारे विचारधारा के साथ अन्याय करता है तो क्या हम संघर्ष के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? संघर्ष के रास्ते क्या हैं वह हमको सोचना है। हमारी पार्टी में चुनाव अगर नहीं होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान स्थानीय कार्यकर्ता को होता है। अगर स्थानीय कार्यकर्ता न्यायालय तक नहीं जा पाता है तो आप सोचिए कि आपसे आपके गांव समाज के लोग क्या उम्मीद रखें। आप अपने पार्टी का प्रतिनिधि बनकर गांव के कमज़ोर से कमज़ोर तबके के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको अधिकार दिलाएंगे। अगर कल वही तबका आपसे पूछेगा कि जब तुम अपनी अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो हम तुमसे अपने भविष्य की क्या उम्मीद रखें? यह सवाल आपका इंतज़ार कर रहा है। आज सामने आए या कल सामने आए, वह आएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो मनपसंद आपका कोई विषय हो उससे हमें ज़रूर अवगत करिए। हम आपका इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।